हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 10वां पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रीथ। इसको अंग्रेजी में सर्किल कहा जाता है। आज हम समझेंगे ब्रीथ का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो सवाल में यूज होता है, साथ ही इसमें जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो जो इसमें कॉन्सेप्ट है, जो इसमें परिभाषा है ब्रीथ से संबंधित, वो टोटल चीज को इस वीडियो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा शुरू से एंड तक, तब आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। थोड़ा सा देखने के बाद, वीडियो स्किप करने के बाद आपको पूरा बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी को अगर जांचना हो तो उसका पूरा वीडियो देखिएगा, तब पता चलेगा आपको इस टीचर के अंदर कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज नहीं है। थोड़ा सा देखने के बाद आप किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ाए हैं और चैनल पर क्या पढ़ाया हुआ है। आज आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चैनल पर आपको ब्रीथ के बारे में, ब्रीथ का परिभाषा कहीं बताया गया नहीं है, इस सब बताया गया है। देखिए कैसे कहें, इस तरह से खींच दिया, केंद्र दिया, कहेगा इसी को ब्रीथ कहता है। ब्रीथ इसी को तो कहता है, ये है इसका परिभाषा। मान लीजिए पूछ देगा कोई ब्रीथ का परिभाषा लिखिए, तो क्या लिखेगा? इस तरह से बनाएगा, इसी को ब्रीथ कहते हैं। इसका परिभाषा वहां लिखना ना होगा, क्या होगा? इसका परिभाषा लिखना होगा। तो आज हम यही सब परिभाषा को हम बताएंगे। ब्रीथ का परिभाषा हुआ, परिधि का परिभाषा हुआ, व्यास, त्रिज्या, जीवा, इस सभी का परिभाषा हम बताएंगे, डिफिनेशन बताएंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम बताएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएगा। ठीक है, जो इसमें प्रमेय है उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पे तक बने रहिए। आप हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आप वीडियो को हम चालू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला कॉपी कलम निकाल कर बैठा कीजिए। ठीक है, कॉपी और कलम निकाल कर बैठिए, तो क्या इससे ज़्यादा बेटर होगा क्या कि कलम और कॉपी हम यहाँ बताते जाएंगे, आप उसको क्या कीजिएगा, नोट करते जाइएगा। इस प्रकार आपका नोट बन जाएगा। नोट्स बनने के बाद आप भी कभी यूट्यूब पर आइएगा या कहीं भी गांव समय पढ़ाइएगा, तो आपको पढ़ाने में कहीं भी कोई तरह का तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि सारा बात आपको कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो बात लिखेंगे उसको आप नोट्स में लिखते जाइए। ठीक है, पहला लिखिए आप ब्रीथ। ब्रीथ लिख कर दे देना कि ब्रीथ कहते हैं किसको है। ठीक है, ब्रीथ कहते हैं किसको है। देखिए, ब्रीथ कहते हैं किसको है, ये जो ब्रीथ बनाते हैं इस तरह से, ये जो ब्रीथ बनाते हैं ना, इस बीच में क्या रहता है, केंद्र रहता है। ये क्या है? ब्रीथ है। ये क्या है? ब्रीथ है। अभी इसका परिभाषा हम देते हैं, ये ब्रीथ है। देखिए, ये जो ब्रीथ बना है ना, ये जो देख रहे हैं लाइन, ये लाइन जो देख रहे हैं बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर ये लाइन बना हुआ है। देखिए इस तरह से बना हुआ है। इस तरह के, मतलब जो है इस तरह से बहुत सारे बिंदु से, जब बहुत सारा बिंदु हुआ, इसी बिंदु क्या किया गया, मिला दिया गया, उसी का आ गया ब्रीथ। ठीक है, तो इसमें लिखना है ब्रीथ में कि ब्रीथ बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जो किसी बिंदु से अचर दूरी पर हो। जो किसी बिंदु मैंने कौन बिंदु, ये केंद्र का बात बोल रहा है। देखिए, ये जो केंद्र है, ये जो केंद्र है, ये अचर दूरी। अचर दूरी का मतलब क्या होता है? अचर दूरी का मतलब क्या होता है? अचर दूरी का मतलब होता है बदलता हुआ दूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो हर जगह 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। हर जगह कितना सेंटीमीटर रहेगा? हर जगह 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। इसी का अचर दूरी कि देखिए ब्रीथ क्या है, लिखना है कि ब्रीथ बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जो किसी बिंदु मतलब केंद्र की बात कर रहा है, किसी बिंदु से अचर दूरी मतलब त्रिज्या की बात कर रहा है, अचर दूरी पर स्थित हो, ब्रीथ कहलाता है। परिभाषा हो गया खत्म। यही परिभाषा बहुत सारे चैनल पर नहीं बताया गया है, सिर्फ इस तरह से बना दिया गया है। ब्रीथ केंद्र देते, यही है ब्रीथ। ब्रीथ का परिभाषा क्या होगा ये बताया नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस तरह बताया गया। ठीक है, तो आप परिभाषा लिख लीजिए, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं सुविधा के लिए। ठीक है,
देखिए वृत्त यहाँ लिखना है, वृत्त बिंदुओं का ऐसा समूह है, वृत्त बिंदुओं का ऐसा समूह है जो किसी बिंदु से, जो किसी बिंदु से अचर दूरी पर स्थित हो, अचर दूरी पर स्थित हो। ठीक है, कौन तक लिखना है, यहाँ तो दिखा दे रहा है तो बता। हाँ हाँ वृत्त कहते हैं, यहाँ वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त बिंदुओं का ऐसा समूह है जो किसी बिंदु से अचर दूरी पर स्थित रहता है। इस तरह से लिखने के बाद आप इसका फोटो बनाइएगा, इसका तस्वीर बनाइएगा, आप इसका आकृति बनाइएगा। ठीक है, देखिए यही हुआ वृत्त, ये हुआ केंद्र, और ये जो लिखे इस तरह से ये हुआ वृत्त। क्या हुआ वृत्त, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे केंद्र। क्या कहेंगे, केंद्र। ठीक है, इसको केंद्र कहेंगे, आई वृत्त हुआ। और यहाँ इस तरह से होगा, इसको कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे त्रिज्या। यही हुआ अचर दूरी हुआ कौन, ये ओ है, इसको मान लीजिए क्या हुआ, ओ है, ओ इसको ये मानिए, ये ओ है, ओ ये हुआ अचर दूरी। और कहता किसी बिंदु से अचर दूरी पर हो, किसी बिंदु ने कौन बिंदु, यही केंद्र का बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका वृत्त का परिभाषा यही हुआ। अब हम समझेंगे वृत्त का परिधि समझेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है, उसको भी हम लिखाते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, और हम इसमें लिखाते हैं। देखिए इसमें लिखिएगा रिमार्क, या इस तरह करके लिखिएगा, एरो देकर इसमें लिखिएगा। देखिए वृत्त अनंत बिंदुओं से बना है, तो वृत्त में जो है अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, वृत्त की अनंत व्यास होती है। ठीक है, इसमें लिखिएगा पहला, वृत्त में अनंत व्यास और त्रिज्या खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त में, किसमें, वृत्त में अनंत व्यास और अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है, क्योंकि वृत्त जो है अनंत बिंदु से मिलकर ही बना है, इसलिए इसमें अनंत व्यास और अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है। अनंत व्यास कहने का मतलब देखिए यहाँ पर दिखा दे रहा है। हाँ देखो यहाँ पर, जैसे कि क्या है, यहाँ से यहाँ तक खींच दे, व्यास हो गया, इधर भी खींच सकते हैं, ये भी व्यास हो गया। मतलब केंद्र से जो गुजरना चाहिए, व्यास का भी परिभाषा बताते हैं, इस तरह खींच सकते हैं। मतलब जो केंद्र से जो गुजर जाए, इस तरह क्या हुआ, इसमें अनंत हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यास खींच सकते हैं। ठीक है, यानी केंद्र से गुजर सकते हैं। ठीक है, अनंत व्यास, और देखिए अनंत त्रिज्या, यहाँ से इस तरह त्रिज्या तो बना ही सकते हैं, अनंत त्रिज्या बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, वृत्त में अनंत व्यास और त्रिज्या खींची जा सकती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें लिखते हैं वृत्त में। देखिए क्या होता है, देखिए लिखाते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखाते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला क्यों लिखा है, ये फार्मूला को सवाल बनाने में यूज होता है, इसलिए ये फार्मूला को हम बताएं। ठीक है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ाएंगे वृत्त की परिधि। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब देखिए वृत्त का हम परिधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वृत्त का परिधि। यहाँ पर स्टार्ट तक लिखना है परिधि।
क्या लिखेंगे, परिधि। परिधि को परिमाप भी कहते हैं, परिधि रहे या परिमाप रहे, परिधि या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा परिमाप, ठीक है। परिधि या परिमाप, देखिए परिधि किसको कहा जाता है, देखिए वृत्त जो है ना, वृत्त का कुछ तो कुछ लंबाई होगा ना कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इतना सेंटीमीटर कुछ मीटर स्क्वायर है ना। जैसे कि ये वृत्त है तो हर चीज का एक लंबाई होता है। जैसे हम ही का क्या है लंबाई है, हम 165 सेंटीमीटर लंबा है, आप भी कितना सेंटीमीटर लंबा हो सकते हैं, ठीक है। हर चीज का एक लंबाई होता है। आप कुर्सी पर बैठते हैं उसका भी लंबाई चौड़ाई होता है, हर चीज लंबाई होता है। इसी तरह वृत्त का भी होता है, वृत्त के कुल लंबाई को वृत्त का परिधि कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए वृत्त का कुल लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब वृत्त को जो मापा जाता है ना उसी को परिधि बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है परिधि में लिखना है वृत्त की कुल लंबाई, यहाँ क्या लिखना है, वृत्त की कुल लंबाई, वृत्त के कुल लंबाई को परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिधि। वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त का परिधि कहा जाता है, लिखना है वृत्त का परिधि कहा जाता है, ठीक है। वृत्त के कुल लंबाई को वृत्त का परिधि कहा जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए। देखिए राइटिंग थोड़ा सा मेरा गड़बड़ होता है, ठीक है, राइटिंग मेरा सटीक नहीं बैठता है, लेकिन जो हम बात बताएंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जो चीज पढ़ा रहे हैं उस पर आप ध्यान ज्यादा दीजिएगा, ठीक है। वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त का परिधि कहा जाता है, ठीक है। वृत्त का कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। हम इसलिए 3 बार 4 बार बोलते हैं कि अगर राइटिंग समझ में नहीं भी आए तो आप मेरा जो है आवाज से लिख लीजिएगा, ठीक है। परिधि कहा जाता है। देखिए परिधि को इसको क्या सी से सूचित किया जाता है, किससे, इसमें लिखना है इस तरह से एरो देकर लिखना है, इसे सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। इसे सी से सूचित क्यों किया जाता है, इसका अंग्रेजी होता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। इसलिए पहला लेटर सी होता है, इसलिए सी से सूचित किया जाता है। आज देखिए इसका परिभाषा ये फॉर्मूला क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है, इसको पाई बोला जाता है, इसको आर बोला जाता है। आर मतलब त्रिज्या, पाई एक वो परमेय संख्या है, ठीक है। 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि फॉर्मूला 2 पाई आर। हम फॉर्मूला साथ में बताते जा रहे हैं ताकि आगे जो सवाल बताएंगे उसमें आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हुआ परिधि। वृत्त का परिधि के बारे में आप लिख लीजिए। अब हम समझेंगे व्यास के बारे में, उसके बाद त्रिज्या के बारे में, ठीक है। उसके बाद जीवा के बारे में समझेंगे। उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, वो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है। मेन तो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा को हम थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा क्या है, उसके बाद हम प्रमेय 10.1 पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, हम इधर आ जाते हैं। देखिए जो अगर नहीं लिख पाते हैं तेजी से, वो क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक कर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या वीडियो को रोक कर उसके बाद लिखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तेजी में। अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए ये फिगर भी उतार लीजिएगा, ठीक है। अब लिखते हैं व्यास, क्योंकि व्यास से पहले लिख लेते, जीवे पढ़ लेते हैं, जीवा। देखिए जीवा कहा जाता है किसको, देखिए यहाँ पर वृत्त के परिधि के आमने सामने, वृत्त हुआ ना, ये वृत्त क्या है, वृत्त है। वृत्त में या वृत्त के परिधि के आमने सामने के मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से होकर नहीं जाता हो, देखिए केंद्र से होकर गया नहीं जाता हो, इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीवा। क्या कहा जाता है, जीवा। लेकिन इस तरह से केंद्र से गुजार देंगे, इस तरह से केंद्र से गुजार देंगे तो जीवा नहीं हो, क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
व्यास, ये भी एक प्रकार का जीवा ही है। मतलब वृत्त की सबसे लंबी जीवा को व्यास व्यास कहा जाता है। लेकिन जब केंद्र से गुजर जाता है उसी का नाम क्या होता है? बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, बहुत चीज का नाम क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, बारिश में भी जब थोड़ा थोड़ा बारिश पड़ता है उसका नाम दोसर वर्षा हो जाता है। जब वही वर्षा तूफान में लेता है उसका मूसलाधार वर्षा हो जाता है ना, ऐसे कहेगा सिंपल वर्षा है, कन्या वर्षा। ठीक है, उसी तरह इसमें वृत्त में ये जीवा ही है। ये क्या है? जीवा ही है, लेकिन केंद्र से जाएगा तो क्या हो जाएगा? व्यास कहला जाएगा। ठीक है, तो जीवा का परिभाषा लिखते हैं। देखिए जीवा यहाँ से यहाँ तक सटा दी फिर भी ये जीवा ही है, यहाँ भी सटा देंगे फिर भी जीवा, यहाँ भी सटा देंगे फिर भी जीवा, यहाँ सटा देंगे फिर भी जीवा। अपना मन इधर से भी काट सकते हैं, 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 यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ से आते हैं। लेकिन केंद्र से सिर्फ नहीं गुजरना चाहिए। ठीक है, केंद्र से गुजरे जाएगा तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से भी खींच सकते हैं। मतलब परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक सटना चाहिए बिना केंद्र को टच किए हुए। इसके नजदीक से हम गुजर सकते हैं, ऐसे करके नजदीक से गुजर सकते हैं, लेकिन केंद्र से नहीं गुजर सकते हैं। ये सब जितना भी चीज लिखे ये सब जीवा ही लिखे हैं। जितना भी इस तरह की लाइन है ना, ये सब क्या है? जीवा। ये सब क्या है? देखिए यहाँ भी वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु है हमारे सामने, यहाँ भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु से क्या है? दूसरे बिंदु है, यहाँ भी एक बिंदु से क्या है? दूसरे बिंदु है, यहाँ पर भी क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु है ना, हर जगह यहाँ भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु है ना, वृत्त परिधि से। इस सब को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। ठीक है, अब एक एक जीवा खींचते हैं। ये एक जीवा हो, इसका नाम दे दीजिए ए और बी। ये भी जीवा है, जीवा ये भी है। परिभाषा क्या होगा? ये इसको मान केंद्र वाले है। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या होगा इसका। वृत्त के किसके? वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। यहां लिखना है वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि के आमने सामने, वृत्त के परिधि के आमने सामने मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा। वृत्त के परिधि के आमने सामने मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से नहीं गुजरता, जो केंद्र से नहीं गुजरता हो उससे जीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे जीवा कहा जाता है। जैसे ये भी क्या है? जीवा है। क्या है? ये भी जीवा है। यहाँ लिखना है चित्र में, चित्र में इस तरह से लिखना है, चित्र में ये भी जीवा है। ये भी क्या है? जीवा है। समझने के लिए ये परिभाषा लिखने के बाद ये आप फोटो लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये भी जीवा है। ठीक है, अभी तो हम सब चीज बताइए दिए। अब हम पढ़ते हैं क्या? जीवा पढ़ने के बाद व्यास पढ़ेंगे, इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, व्यास के बाद बजेगा त्रिज्या, इसको लिखिए। चलिए हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। अब देखिए हम समझते हैं। देखिए जीवा समझ लें, अब समझेंगे हम व्यास। क्या समझेंगे? व्यास किसको कहा जाता है? व्यास। ठीक है, देखिए व्यास कहा जाता है किसको? अभी हम जस्ट बताएं कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे व्यास कहा जाता है। जैसे कि केंद्र है ना, इससे सरल में गुजरना चाहिए। इस तरह से गुजर गया, केंद्र को टच किया, इसका मतलब ये क्या है? जीवा तो है ये है, लेकिन केंद्र से गुजर गया, इसलिए क्या हो गया? व्यास।
इसका नाम ए भी दे दीजिए, ए भी व्यास होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं इधर से इधर गुजरना, अपना मन इधर से भी गुजार सकते हैं, इधर से भी गुजार सकते हैं, इधर से भी गुजार सकते हैं, लेकिन केंद्र से और गुजरना चाहिए। इस सब क्या है, इस सब बे व्यास है। ठीक है, ये सब क्या है, व्यास। यहाँ सी रख सकते हैं, डी, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, यहाँ एस, अपना मन है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है, व्यास का परिभाषा में लिखना है, इसको अंग्रेजी में डायमीटर बोला जाता है। ठीक है, इसमें लिखना है कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता हो उसे व्यास कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, इस तरह से एरो लिखना, इस तरह से लिखना, इसे डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। डी से क्यों सूचित किया जाता है, क्योंकि इसका जो होता है डायमीटर होता है अंग्रेजी। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है परिभाषा, ये फार्मूला देखिए, डी बराबर होता है 2r, क्या होता है, डी बराबर 2r, यानी ये त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या ओ से लेके बी त्रिज्या हुआ, लेकिन ए से लेके बी क्या हुआ, व्यास हुआ, तो इसके ये क्या होता है, दोगुना। यहाँ पर ये दोनों की लंबाई सेम होगा, तो यहाँ 2 हो गया, एक व्यास मिला, इसलिए त्रिज्या से दोगुना। एक बात ये भी लिख लीजिए नीचे में कि व्यास त्रिज्या से दोगुना होता है। क्या होता है, यहाँ लिखना है नोट में, इस तरह से व्यास त्रिज्या से दोगुना होता है, व्यास जो है त्रिज्या से दोगुना होता है, व्यास जो है त्रिज्या से क्या होता है, दोगुना होता है। ये ऑब्जेक्टिव में 2 बार आया क्वेश्चन है कि व्यास त्रिज्या का आधी होती है या दोगुनी होती है या 4 गुनी होती है, इसमें से कौन होगा ऑप्शन, उसमें आपको लगाना है टिक। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, व्यास के बारे में हो गया कंप्लीट। यहाँ पर ए बी सब व्यास है, यहाँ पर लिखना है ए बी बराबर पी, क्या है, पी क्यू बराबर आर एस बराबर सी डी, ये सब क्या है, लेकिन ये सब व्यास है, ये सब क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। ठीक है, वृत्त में कितनी व्यास खींची जा सकती है, तो अनंत व्यास खींची जा सकती है। कितनी, अनंत व्यास खींची जा सकती है। ठीक है, देखो यहाँ दिखा दे रहा है लड्डू, यहाँ यहाँ लिखना है वृत्त में अनंत व्यास खींची जा सकती है, वृत्त में अनंत व्यास खींची जा सकती है, वृत्त में अनंत व्यास खींची जा सकती है। हम शुरू में भी बताए थे अनंत खींची जा सकती है, त्रिज्या भी अनंत खींची जा सकती है। यहाँ तक दिखाते रहा है, यहाँ तक ई वाला जो लिखे है दिखा दे रहा है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको उतारिए, व्यास हो गया, आप समझेंगे त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद वो प्रतिच्छेदी रेखा, छेदी रेखा, उसके बाद स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक कर वीडियो लेके हम मिटाते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप समझते हैं त्रिज्या, क्या समझते हैं, त्रिज्या। देखिए यहाँ पर त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या अंग्रेजी में रेडियस बोला जाता है। देखिए त्रिज्या क्या होता है, व्यास के आधा को त्रिज्या बोला जाता है। व्यास के आधा जो है ये वो केंद्र वाले क्या है, वृत्त है। देखिए त्रिज्या किस बात है, ये जो केंद्र है ना, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा, ये होना चाहिए सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं या कर्व रेखा नहीं, सरल रेखा ओ है। ये क्या होगा, इसी का होता है त्रिज्या। त्रिज्या का आर से सूचित किया इसलिए आर हो गया। ठीक है, इसमें लिखना है वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि, वृत्त के केंद्र से परिधि तक, वृत्त के केंद्र से परिधि तक
मिलाने, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा को, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा, इस सरल रेखा जरूरी है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं है, इस तरह से रेखा नहीं है, सीधी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? सीधी होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे आर से सूचित किया जाता है, और इसका त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर d/2, मतलब व्यास का आधा होता है। क्या होता है? व्यास/2 होता है। त्रिज्या व्यास बराबर, इसी को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? त्रिज्या बराबर व्यास/2 होता है, इसको अंग्रेजी में r बराबर d/2 लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, त्रिज्या का वृत्त में कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? तो अनंत लिखना है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या, कितना? अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है। ठीक है, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींची जा सकती है, जैसे कि वो खींचे ना, इस तरह से भी खींची जा सकती है, इस तरह से करके अनंत त्रिज्या। ठीक है, जितना वृत्त पर बिंदु है, वृत्त पर बिंदु अनंत बिंदु है, इसलिए अनंत त्रिज्या भी इस तरह से खींची जा सकती है। ठीक है, उधर भी खींची जा सकती है, हर जगह इस तरह से अनंत खींची जा सकती है त्रिज्या। ठीक है, सरल रेखा में, किसमें? सरल रेखा में। समझ में आ गया बात? ओ ए क्या है? त्रिज्या है, यहाँ लिखना है ओ ए बराबर त्रिज्या है। ठीक है, ओ ए त्रिज्या हो गया। त्रिज्या के बारे में कंप्लीट हो गया परिभाषा। ये फॉर्मूला याद रखना है, और एक बात और लिखना है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या होती है? देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पर, त्रिज्या दिखाई दे रहा है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। यहाँ पर लिख दिए हैं, ये भी बात लिख दी, ये भी ऑब्जेक्टिव बार बार क्वेश्चन आया है। ये सब हम क्यों लिखा रहे हैं? ये सब हम इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपका नोट्स बन जाए, और आप जब कभी गांव में पढ़ाना चालू कीजिएगा तो यही नोट्स आपको काम देगा, या यूट्यूब पर भी पढ़ाना चाहिएगा तो यही नोट्स काम देगा। इस तरह से आप भी समझा कर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कीजिए, आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक चित्र नहीं छोड़िएगा, चित्र को सहित लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट्स में अच्छी तरह से खूबसूरती बढ़ेगी। ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार लीजिए। उसके बाद त्रिज्या हो गया, सब चीज हो गया है। अब लिखना है हमको क्या? वो प्रतिच्छेदी रेखा, उसके बाद छेदक रेखा, उसके बाद स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको लिखिए। चलिए, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब, ये सब चीज क्या पढ़ा रहे हैं? बेसिक पढ़ा दिए। ठीक है, ये सब चीज नम्मा भी पढ़ाया होगा जब वृत्त पढ़ा रहा होगा। ठीक है, ये सब चीज जो है 8वां 9वां का चीज सब था, ये सब जो है पढ़ा दिए हैं। अब हम जो 10वां में जो यूज होगा, ये सब का भी 10वां में यूज होगा, ऐसा बात नहीं है। जो चीज बताएं उसका यूज 10वां में भी है, लेकिन हम बताएं कि सब चीज 9वां में पढ़ा दिया जाता है, 8वां में पढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर भी इसका क्या है? यूज है। अब जो हम पढ़ेंगे जो चीज, वो मेन रूप से 10वां क्लास में ही पढ़ना है। ठीक है, वो चीज 9वां में आपको नहीं पढ़ाया होगा, नहीं 8वां में। ठीक है, अब 10वां वाला चीज हम पढ़ाते हैं। देखिए, वो प्रतिच्छेदी रेखा क्या करना है? लिखिएगा, ओ प्रतिच्छेदी रेखा, ओ प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ओ प्रतिच्छेदी रेखा, वो प्रतिच्छेदी रेखा देखिए किसको कहता है?
वृत्त में, किसी वृत्त में वो प्रतिच्छेदी रेखा वह रेखा है जो वृत्त के एक भी बिंदु को नहीं काटती है, अर्थात नहीं प्रतिच्छेद करती है या उसे टच भी नहीं करती है। ठीक है, इसका परिभाषा लिखना है प्रतिच्छेदी रेखा का कि किसी वृत्त में क्या लिखना है, यहाँ लिखना है किसी वृत्त में। देखिए राइटिंग खराब हो सकता है, हम बोलते हुए लिख रहे हैं, आप कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, किसी वृत्त में वो प्रतिच्छेदी रेखा, किसी वृत्त में वो प्रतिच्छेदी रेखा वह रेखा है, किसी वृत्त में प्रतिच्छेदी रेखा वह रेखा है जो वृत्त के एक भी बिंदु पर नहीं काटती हो। ठीक है, अच्छा वृत्त पर कितना बिंदु होता है आप बताइए तो। हम इससे पहले बता दिए हैं वृत्त पर अनंत बिंदु होता है, वो बिंदुओं से मिलकर बनता है वृत्त। ठीक है, तो किसी वृत्त में प्रतिच्छेदी रेखा वह रेखा है जो वृत्त के एक भी बिंदु, जो अनंत बिंदु है उसमें से एक भी बिंदु को नहीं काटती है, उसे वो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वो प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ देखा लड्डू दिखाई दे रहा है यार, देखो इधर। हाँ, कहते हैं हाँ, इबला। हाँ, उबला। ठीक है, इसे वो प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। मतलब किसी वृत्त में वो प्रतिच्छेदी रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक भी बिंदु पर नहीं काटेगी। क्या है? वृत्त को एक भी बिंदु पर नहीं काटेगी। जैसे देखिए ये क्या है? वृत्त है, हर चीज में एक केंद्र रहता है, ये केंद्र वो वाला है। देखो प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे कि ये वृत्त है ना, यहाँ से गुजरेगा, ये वृत्त को टच भी किया नहीं किया है, ऐसा क्या है? देखिए यहाँ पर अगर ये जो रेखा है ऐसा कर देता तो यहाँ पर 2 बार काटता, लेकिन ऐसा भी नहीं किया, या ऐसा भी इस तरह से, इसको इस तरह से टच भी नहीं किया है। इसी का था वो प्रतिच्छेदी रेखा। समझ आ गया बात? कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही इधर रहेगा। ठीक है, इधर भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, या इधर भी इस तरह से कर सकते हैं, मतलब टच नहीं होना चाहिए। इधर भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अपना मन है, टच नहीं होना चाहिए। इस तरह से भी फिगर बना सकते हैं, ऐसे करके भी, मतलब टच खाली नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वो क्या? वो प्रतिच्छेदी रेखा। ये जो ए बी हुआ, ये कौन रेखा हुआ? वो प्रतिच्छेदी रेखा। ये जो है ए बी जो है, ये वो प्रतिच्छेदी रेखा हुआ। ये सब क्या है? इसको मान लीजिए पी क्यू, इसको मान लीजिए आर, इसको मान लीजिए एस, इसको मान लीजिए टी, इसको मान लीजिए कुछ मान लीजिए टी क्यू मान लीजिए। ठीक है, ये ऐसा, ये सब क्या है? ए बी पी क्यू आर एस टी क्यू, ये सब क्या? वो प्रतिच्छेदी रेखा है। मतलब वृत्त को टच भी नहीं किया या एक भी बिंदु पर उसको मतलब काटा नहीं, इसी का तो वो प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ाते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, उसके बाद स्पर्श रेखा। ठीक है, इसको लिख लिया, इसको लिखिए। ये भी फिगर उतार लीजिए, ये भी फिगर उतार लीजिए। ये केंद्र है बीच में, क्या है बीच में? केंद्र है। ठीक है, इसको लिखिए। देखिए इसको, वो प्रतिच्छेदी रेखा के बाद अब हम लिखते हैं छेद। देखिए वो है ना सिर्फ, वो हटाते हैं, क्या करते हैं? वो हटाते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, या इसी को छेदक रेखा भी कहा जाता है। क्या? इसको लिखिए यहाँ इस तरह से, छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा। तो किसी वृत्त में छेदक रेखा, किसी वृत्त में छेदक, क्या? किसी वृत्त में छेदक रेखा वह रेखा है जो वृत्त को, इस बार लिखना है को, वृत्त को 2 बिंदु पर काटती हो। क्या काटती हो? 2 बिंदु पर। इस फिगर लिख लीजिए, फिगर पहले मिटा लीजिए। किसी वृत्त में छेदक रेखा वह रेखा है जो वृत्त को
किसी वृत्त में छेदक रेखा वह रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर, दो बिंदुओं पर काटती हो। क्या करती हो, काटती हो। काटती हो मतलब क्या, गरासे से उस तरह नहीं काट रहा है बैठी से, ये रेखा से काट रहा है। किससे, रेखा से। किसी वृत्त में छेदक रेखा वह रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या हो, काटती हो। क्या हो, काटती है। उसे छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे छेदक रेखा कहते हैं। समझ आ गया बात। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये क्या है, वृत्त है ना, ये वृत्त है। जैसे कि यहाँ से लाइन गुजार देते हैं। देखिए रेखा का नाम है P और Q। एक वृत्त के एक बिंदु का नाम A है, दूसरा बिंदु का नाम B है। यानी रेखा PQ वृत्त के बिंदु A और B को क्या किया, दो बार काटा ना, एक यहाँ पर काटा है, वो यहाँ पर काटा। इसी का आता है छेदक रेखा। इसी का नाम रख दीजिए छेदक। क्या रखिए, छेदक रेखा। इसी क्या कहता है, छेदक रेखा। समझ आ रहा है बात। छेदक रेखा किसको कहा जाता है, मतलब कि वृत्त, किसी वृत्त में वह रेखा जो वृत्त को दो भागों पर काटता है या दो बिंदुओं पर काटता है, उसे क्या कहता है, उसे छेदक रेखा कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही हम इसको काटेंगे। आपका मन कर रहा होगा यहाँ पर भी काटने का, आपका मन करेगा ऐसे भी यहाँ पर भी काटने का। इस तरह से अपना मन है। क्या है, अपना मन है। क्या है, अपना मन है। जहां से भी काट सकते हैं। देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। मतलब अपना मन है, दो बिंदु पर सिर्फ कटा दीजिए, वह हो गया छेदक रेखा। समझ आ गया बात। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श रेखा। इसको उतारिए। ठीक है। मतलब दो बिंदु पर काटती हो, काटती हो मतलब प्रतिच्छेद करती हो। घर में जो आलू प्याज इस तरह से बैठी पर काटते हैं, वो काटने वाला चीज अलग है, यहाँ मैथ वाला चीज अलग है। यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, काट रहा है, छेद कर रहा है। ठीक है। क्या कर रहा है, छेद कर रहा है। ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए। जितना फिगर है फिगर भी उतार लीजिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, छेदक रेखा के बाद पढ़ेंगे स्पर्श रेखा। किसको पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा। इसको लिखिए। लिखा हुआ हो गया। देखिए मिटाते हैं। हाँ छेदक रखिए। आप समझिए क्या, ये छेदक के स्पर्श रेखा। क्या, स्पर्श रेखा। क्या पढ़ना है, स्पर्श रेखा। ठीक है। देखिए स्पर्श रेखा किसको कहा जाता है, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर टच करता हो, काटता नहीं हो। क्या हो, टच करता, सिर्फ स्पर्श करता। स्पर्श करने में जैसे देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह छू लीजिए, ये क्या हुआ, स्पर्श हुआ। क्या हुआ, स्पर्श किए। ठीक है। जैसे हम आपको इस तरह से छू लेंगे, क्या हुआ, वो स्पर्श हुआ। क्या हुआ, स्पर्श के। जैसे हमको क्या इस तरह से छू लिया हल्का सा, एक हुआ, मतलब थोड़ा सा टच हुआ। क्या हुआ, ये स्पर्श हुआ। इसी का जाता है स्पर्श। स्पर्श मतलब समझ गए, किसी को सांप इस तरह से स्पर्श कर देगा, उसको क्या होता है, बीक लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीक। स्पर्श इस तरह कर कर उसके बाद उसमें क्या हुआ, दांत धसा दिया तो स्पर्श। उसके बाद स्पर्श कर कर उसके बाद दांत जो घुसा है वो छेदक, और इस तरह से सटा था वो स्पर्श। स्पर्श करेगा तो बीक नहीं लगेगा, लेकिन स्पर्श करके दांत जब धसा देगा तो वहां बीक लग जाएगा, वो छेदक, छेद कर दिया। ठीक है। तो स्पर्श रेखा मतलब किसी वृत्त में वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करता हो। क्या करता हो, स्पर्श करता हो, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। एक वृत्त में जितना बिंदु होता है उतना स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन 50 बार एग्जाम में आया है। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा होता है, लेकिन एक वृत्त में एक बिंदु से
कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल और केवल एक रेखा खींची जा एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से। और अनंत बिंदु वृत्त में है तो उसमें अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है? कुछ बड़ा है, एक वृत्त में अनंत बिंदु, तो अनंत स्पर्श रेखा खींचेंगे, लेकिन कहेगा एक वृत्त में एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये दो चीज में समझ आया? ये दो चीज विद्यार्थी को कंफ्यूजन में बहुत डाला हुआ है। ठीक है, बहुत विद्यार्थी हमसे जो पढ़ा है इसी में कंफ्यूज कर जाता है। ठीक है, ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा, हम ऐसे नोट पर यहाँ लिखाएंगे। ठीक है, देखिए स्पर्श रेखा किसको कहा जाता है? स्पर्श रेखा कहते हैं किसी वृत्त में वह रेखा, यहाँ लिखना है, किसी वृत्त में वह रेखा, किसी वृत्त में वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता हो, क्या करता हो? स्पर्श करता हो, स्पर्श रेखा कहलाता है। देखिए स्पर्श कैसे लिखना है? इस तरह लिखना है, स्पर्श रेखा कहलाता है। आधा सो पो तालब सो पर स्पर्श रेखा कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये वृत्त है, ये क्या है? वो केंद्र वाला वृत्त है। जैसे देखिए यहाँ से ये क्या किया, इस बिंदु पर क्या किया, ये बिंदु P मानिए, ये जो रेखा है ये रेखा A और रेखा B मानिए, यानी A B जो है स्पर्श रेखा हुआ। कहा स्पर्श रेखा हुआ? कहा कि यहाँ किसी वृत्त के एक बिंदु P बिंदु पर क्या किया? स्पर्श किया। तो ये AB को कहेंगे, AB क्या कहेंगे? AB कहेंगे, जो AB है इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, और जहां पर टच के बिंदु का स्पर्श बिंदु कहेंगे, क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। समझ में आ गया बात? AB को स्पर्श रेखा कहेंगे, बिंदु जो है जहां टच किया उसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ही खींचिए, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप यहां से भी ऐसे करके खींच सकते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा ये हुआ, ये B हुआ, यहाँ पर P बिंदु पर टच किया। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। मान लीजिए इधर से टच करवाना है। ठीक है, P Q ये हुआ यहाँ पर, ये इस बार मान लीजिए। ठीक है, ये तीनों आकृति अपना मन इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, 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 इधर से भी। ठीक है, इस तीनों आकृति को आप उतार लीजिए तो समझ आ गया स्पर्श रेखा किसको कहा जाता है। अब हम इसको उतारिए, पहले इसको उतारिए, इसको लिख लीजिए, तेजी में लिखिए, और देखिए हम नोट लिखाते हैं इसमें। अब देखिए इसमें हम लिखाते हैं नोट। क्या लिखाते हैं? नोट। और समकाल बिना नोट में लिखना है कि एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितना? यहाँ देखिए बात समझिएगा। नोट का पहला पॉइंट लिखेगा एक, ये नोट हम क्या लिखा रहे हैं? ये नोट जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम, चूंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, आप नोट में जो बात हम लिखा रहे हैं वो आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आता है। ठीक है, एक वृत्त, क्या लिखना है? एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बात समझिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज 10.1 जो पढ़िएगा उसमें क्वेश्चन भी है।
एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं? देखिए ये वृत्त है, क्या है? ये वृत्त है। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु, हर जगह वृत्त बिंदु है। यहाँ एक स्पर्श रेखा हुआ, यहाँ पर है, इस एक स्पर्श रेखा हुआ, यहाँ पर स्पर्श रेखा यहाँ हुआ, इस तरह से हुआ, ऐसे करके हुआ, ऐसे करके हुआ, ऐसे करके हुआ, मतलब कि इस बिंदु पर फिर ऐसे करके हुआ। मतलब एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा हम लोग क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। यही हुआ, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक वृत्त में एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। दोनों बात में अंदर समझ में आया? एक वृत्त यहाँ दिखा दे रहा है, देखिए यहाँ पर एक वृत्त में एक बिंदु से एक वृत्त में एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक स्पर्श, इधर मिटा लीजिए, एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। एक वृत्त में एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? वृत्त है, यहाँ पर एक बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचाएगा, दो को नहीं खींचाएगा तो फिर ऊपर छेदक रेखा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये उतार, ऊपर वाला उतार लीजिए, यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक वृत्त है, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, इस पर जो है इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, दूसरा खींचना चाहेंगे ना, देखिए यहाँ पर ऐसे खींचना चाहेंगे तो छेदक रेखा हो जाएगा। यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, इधर से काटेंगे, इधर से काट रहा है, इधर से काट रहा है, मतलब वहां पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो केवल खिंचाया है। और जब काटेंगे दूसरा रेखा इस तरह से करके, ऐसे करके काटेंगे, बहुत सारा रेखा काटेंगे ऐसे करके, तो छेदक रेखा आ जाए। कौन रेखा आ जाए? छेदक। उस पर केवल एक स्पर्श रेखा हो। समझ आ गया दोनों बात? इसको उतार लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 पढ़ेंगे, ठीक है? इसको उतार लीजिए, ठीक है? इसमें एक और बात बताना है 10.1 पढ़ने से। इसको लिखिए, पहले हम बताते हैं। इसको हम मिटाते हैं। आप देखिए, जैसे कि एक वृत्त है इस तरह से, ठीक है? देखिए इसमें दो को ही पढ़ में है, एक 10.1 और पढ़ में दूसरा है 10.2। दोनों पढ़ में एक दिन ही हम क्या करेंगे? सिद्ध कर देंगे। अभी दोनों पढ़ में कहता क्या है उसके बारे में हम समझाते हैं, ठीक है? यहीं पर समझाते हैं। जैसे कि वृत्त है, क्या है? वृत्त है। देखिए एक वृत्त है, वृत्त किसी बाहरी बिंदु, यहाँ पर कोई बाहरी बिंदु से जब वृत्त पर वृत्त पर इस तरह से स्पर्श करेगा, ठीक है? देखिए लाइन थोड़ा टेढ़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है? क्योंकि बोर्ड है, कॉपी नहीं है। ये वृत्त कोई बिंदु P है, वृत्त पर स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ पर P पर गया, ठीक है? एक और बिंदु इधर गया, यहाँ पर Q है, मान P है, Q मान लीजिए R, क्या है? ये R, क्या है? R है। तो बिंदु P, बिंदु मतलब किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान थी। ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा? समान होगा, अर्थात PQ बराबर PR होगा। मतलब ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 50 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। समझ आ गया? ये पर में 10.2 का कहना है कि किसी वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अब पर में देखिए, पर में 10.1 क्या कहता है कि किसी वृत्त पर, किसी मान लीजिए यहाँ स्पर्श कर रहा है, बिंदु P पर है, ठीक है? ये है, ये B है, ठीक है? तो किसी वृत्त में स्पर्श बिंदु पर किसी वृत्त में स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो त्रिज्या होती है इस पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है।
ये परमेय 10.1 परमेय 10.1 का कहना है। ये जो परमेय 10.2 कहना है। परमेय क्या करता है, सवाल को, परमेय क्या करता है, सवाल को, लॉन्ग सवाल को शॉर्ट करने का काम करता है परमेय, और एग्जाम में परमेय प्रूव करने के लिए भी आता है। ठीक है, 10 चैप्टर में यही दो परमेय, ये दोनों परमेय को एक दिन हम सिद्ध करेंगे। अभी हम सवाल पर डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, इसको नोट में लिख लीजिए। किस में, नोट में, इस तरह से नोट में लिख लीजिएगा। इस तरह से नोट में करके लिख लीजिएगा। परमेय 10.1 में कहना है कि किसी स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, मतलब किसी वृत्त में स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र, ये ना वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर डाला गया, ये जो होती है ना, ये लंब होती है। क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। अब वृत्त किसी बाह्य बिंदु पर, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु, अंदर में नहीं है ना, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। परमेय 10.2 का कहना है। ठीक है, इसको उतारने के बाद हम एक्सरसाइज लिखते हैं यहाँ पर 10.1। किताब में लिखा है प्रश्नावली 10.1, हम यहाँ पर ही एक्स लिखा है, एक्सरसाइज 10.1 लिख रहे हैं। ठीक है, हम बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसको पहले ये दोनों उतारिए। चलिए एक्सरसाइज निकलेगा 10.1, एनसीईआरटी किताब एक्सरसाइज 10.1 लिखिए। कितना, एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी किताब, पेज नंबर 231। कितना, पेज नंबर 231। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। अभी हम तुरंत बताएं, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। पहला का आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। अनंत को कहता है वो अपरिमित रूप से अनेक भी लिख सकते हैं या अनंत लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। 2 में रिक्त स्थान को बढ़ने वाला है, 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, 2 का पहला आंसर हम बताते जाते हैं। कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। डैश माने रिक्त स्थान है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। अभी हम क्या बताए थे, स्पर्श रेखा जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे ना, इस तरह से करके कि किसी वृत्त में स्पर्श रेखा वृत्त की एक बिंदु यहाँ पर टच किया, पी मान लीजिए, ये रेखा ए यहाँ है, बी। ठीक है, ए बी रेखा वृत्त के एक ही बिंदु पी पर टच किया। वही क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। 2 पर कर देगा तो छेदक हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो प्रतिच्छेदक हो जाएगा, और एक बिंदु पर करेगा तब छेदक होगा। ये परिभाषा हम बता दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2 नंबर देखिए। दूसरा 2 नंबर कहता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। जब 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो क्या कहते हैं, छेदक रेखा। बताए थे ना अभी, छेदक, क्या कहते हैं, छेदक रेखा। देखिए थ्योरी मतलब कि शुरू में बेसिक पढ़ाने का यही फायदा है, आगे जो सवाल आता है बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है और आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा छेदक रेखा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं या प्रतिच्छेदक। इसका चित्र ऐसे होगा, जैसे ये वृत्त है ना, ऐसे काट दिए, ऐसे काट के ये रेखा का नाम पी है, ये रेखा का नाम क्यू है, ये रेखा पी क्यू है। अब बिंदु के 2 बिंदु पर यहाँ काटा, ए बी पर काटा, तो इसको क्या करेंगे, छेदक रेखा। समझ में आ गया बात। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए। 3 नंबर क्या कहता है, एक वृत्त की डैश समांतर रेखा हो सकती है। एक वृत्त में 2 एक समांतर रेखा हो सकती है। इसका आंसर होगा 2। कितना, 2। देखिए कैसे, जैसे ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, मान लीजिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा इस तरह खींचे, इस तरह खींचे, इस रेखा का नाम है पी क्यू। इसके समांतर में एक ही ऊपर में स्पर्श रेखा इस तरह से खींच सकते हैं, जिसका नाम लिख सकते हैं आर एस। ठीक है, तो पी क्यू समांतर है किसका है, आर एस के। पी क्यू समांतर है आर एस की, समांतर इसको पढ़ा जाए इस तरह दे देंगे समांतर। ठीक है,
पी क्यू समांतर आर एस का कहता है एक वृत्त में कितनी समांतर रेखा होती है, तो 2 होती है। कितनी? 2 मतलब एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा होती है एक वृत्त में। देखिए ये एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु को मान लीजिए टी, इसको मान लीजिए जेड मान लीजिए। पी की बिंदु टी पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। आर एस रेखा जेड पर स्पर्श कर रहा है। कहता है एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखा होगी, तो मात्र 2। इसके अलावा और कहीं होगा? अगर इधर खींचेंगे तो इसके समांतर होगा, नहीं होगा, इधर खींचना होगा, ठीक है, तो 2 ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए इधर कहता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के विनिष्ट बिंदु क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसका, देखिए क्वेश्चन कहता है कि ये इस तरह से वृत्त है, ठीक है। कहता है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के विनिष्ट बिंदु। कहता है वृत्त का बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर कोई वृत्त का हर जगह बिंदु है ना, वृत्त का हर जगह बिंदु, वृत्त का बिंदु और स्पर्श रेखा का बिंदु, जैसे ये हुआ, ये रेखा हुआ पी, ये रेखा हुआ कि स्पर्श रेखा पी क्यू है, तो स्पर्श रेखा पी क्यू का बिंदु कौन होगा? यहाँ पर होगा। ये बिंदु का नाम है ए है, लिख दें क्या? स्पर्श रेखा पी क्यू का बिंदु कहाँ पर टच किया? ए पर, तो ये स्पर्श बिंदु, और ये वृत्त का भी बिंदु है और स्पर्श रेखा पी क्यू का भी बिंदु है, तो दोनों का जो बिंदु है तो कॉमन है। क्या है? कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। मतलब रेखा पी क्यू का बिंदु यही है और वृत्त का भी बिंदु यही है, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु है। इसको कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे आंसर में? स्पर्श बिंदु। आप स्पर्श बिंदु क्या कहेंगे? इसको स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। मतलब वृत्त का भी बिंदु यही है और रेखा पी क्यू का भी बिंदु यही है, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उसी को स्पर्श बिंदु कहा जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 का 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 और 4 पढ़ते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, ठीक है, इसको लिखते जाइए। चलिए इसे हम मिटाते हैं। क्या करते हैं? इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। सबके पास एनसीईआरटी किताब होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी किताब से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, त्रिज्या कितना है? पहले फिगर देखिए, आप जब क्वेश्चन पढ़ने के बाद चित्र बनाना सीख जाइएगा, इसका मतलब आपसे सवाल बनने लगेगा, ठीक है। मेन बात है चित्र का, ठीक है। चित्र बनाने कब सीखिएगा? जब हम पढ़ा रहे हैं या कोई किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं या किसी भी घर में गांव में कहीं भी ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर आप उस चीज को बार बार रिवीजन कीजिएगा और उसको समझिएगा, तब आप नया जो भी क्वेश्चन आएगा उस टाइप का आप उसका चित्र बनाकर बना सकते हैं। लेकिन जब आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, ठीक है, जब आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, आप चीज को नहीं समझिएगा, तो आपसे नया जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। एनसीईआरटी किताब पूरा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन आपको नया क्वेश्चन दे देगा कैसे सेना का या कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा दे देगा, तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप समझ कर नहीं पढ़िएगा। तो समझ में आ गया बात? इसलिए समझ कर पढ़ना है। एक सवाल को 10 बार 5 बार 15 बार 20 बार जब तक याद नहीं हो जाए, जब तक समझ में नहीं आ जाए, तब तक उसको बनाते रहना है। समझ आया बात? यही है मेन, यही है। ये चीज समझ गए, आपका मैथ कितना कमजोर होगा, आपका मैथ ठीक हो जाएगा। समझ आया बात? देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमसे चित्र क्यों बन जाता है, आपसे क्यों नहीं बन पाता है? हमसे चित्र इसलिए बन जाता है क्योंकि हम इसको 50 बार 100 बार भी बना चुके हैं और समझ चुके हैं, ठीक है। समझ आया बात? इसलिए चित्र बन जाता है। देखिए क्या कहता है, कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। हम कैसे समझेंगे? त्रिज्या यहाँ भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, लेकिन ऐसा त्रिज्या लिखना है जो आगे जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार चलेंगे। अभी और आगे पढ़ेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, कौन बिंदु? बिंदु P 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई क्या निकल। देखिए कहता है एक त्रिज्या है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक ले त्रिज्या। आपका मान किधर, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। हम इधर लिए, ठीक है, इधर चूंकि चित्र बनाना है, ठीक है। ये वो केंद्र वाले क्या है, वृत्त है, यहाँ से एक रेखा लिए त्रिज्या, ठीक है। अब कहता है ये त्रिज्या ये है, ये वृत्त का तो हर जगह बिंदु है। अब कहता है ये जो बिंदु है ना, इस तरह से यहाँ पर जो स्पर्श किया ये वृत्त, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। क्या नाम है, इतना लंबा इतना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा। कहता है त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या का नाम है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ क्या है, बिंदु का नाम P है, स्पर्श रेखा है PQ। ये क्या है, इसका नाम स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा नाम है, ठीक है। आई बिंदु P क्या है, स्पर्श बिंदु है, क्या स्पर्श बिंदु है, ठीक है। सब बात को हम समझा देंगे, ठीक है। कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P क्या स्पर्श बिंदु है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, इससे एक जाने वाली रेखा बिंदु Q पर मिलती है। इस तरह जो रेखा जा रही है ना, ये बिंदु Q पर मिलती है। इस प्रकार मिलती है कि OQ, ये जो OQ है यह है 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई हमको जो स्पर्श रेखा इसका लंबाई निकालना है। चल देखिए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये पर में 10.1 कहता है, हमको PQ निकालना है। लंब हो गया OPQ, एक त्रिभुज हो गया। कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण, क्योंकि इसका एक कोण कितना है, इसका एक कोण समकोण है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, त्रिभुज OPQ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए PQ हमको निकालना है, क्या निकालना है, PQ निकालना है। फोन उठाओ, देखो यहाँ पर बाहर जाकर करो, हेलो, यहाँ लिखना दिया है OQ कितना दिया, 12 सेंटीमीटर दिया है। OP बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। हमको निकालना है क्या, PQ, क्या निकालना है, PQ, ठीक है। यह लिखना है चूंकि पर में 10.1 से, चूंकि पर में 10.1 से एंगल OPQ बराबर 90 डिग्री, OPQ 90 डिग्री। इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो डायरेक्ट बनाना है, ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको डायरेक्ट बनाना है। ऑप्शन मतलब कहा जाएगा बनाने के लिए 4-5 नंबर में रहेगा, तो आपको इस प्रोसेस से बनाना है। अगर 1 नंबर में रहेगा तो उसका भी तरीका भी बताते हैं, पहले 5 नंबर कैसे बनाना उसको बताइए, बता रहे हैं, ठीक है। OPQ बराबर 90 डिग्री हो गया। त्रिभुज OPQ में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। कर्ण यहाँ है OQ है, क्या है, OQ की स्क्वायर बराबर लंब है OP स्क्वायर प्लस आधार है PQ। हमको निकालना है PQ ही निकालना है, ठीक है। अब देखिए इधर पर, यहाँ देखिए OQ का मान कितना है, 12 के स्क्वायर बराबर OP का मान है 5 और प्लस PQ की स्क्वायर। 12 के स्क्वायर कीजिए तो 144 होता है, 5 के स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर 144। 25 इधर है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा PQ स्क्वायर। 144 में 25 गया, 4 5 नहीं कर जाएगा, इससे 1 5 लेगा, 14 5 गया 9, यहाँ 13 से 2 गया 11, ठीक है। बराबर यहाँ PQ स्क्वायर, ठीक है। PQ बराबर स्क्वायर है, बराबर देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, PQ स्क्वायर बराबर 119। आप PQ निकालेंगे क्या जाएगा, √119। ये हमारा आंसर, ये होगा सेंटीमीटर। क्या हुआ, इसका मान निकला 119 सेंटीमीटर। समझ आ गया बात, इसका मान निकला 119 √119 सेंटीमीटर। यहाँ तक दिखा दे रहा है, देख लेते हैं एक बार,
ठीक है, इसका मान कितना निकल गया 119 सेंटीमीटर। अगर 5 नंबर में रहेगा तब आपको इस तरह से बनाना है। अब हम समझाते हैं कि इसको शॉर्ट में 1 नंबर को ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है। चलिए देखिए इधर पर मेथड दूसरा, जैसे 1 नंबर में रहेगा तो हम जानेंगे 5 है, 12 है और 90 डिग्री कर्ण, ये आधार है। तो आधार कैसे निकलता है, कर्ण में से लंब घटाते हैं तो कर्ण को घटाना है। डायरेक्ट यहाँ लिखना है पी क्यू बराबर रूट अंडर 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर 144 माइनस 25 119 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये हुआ 1 नंबर में रहेगा ना तब इस तरह बनाना है, 5 नंबर रहेगा तो इस तरह बनाना है। समझ आ गया, दोनों को लिख लीजिए। ये M2 मेथड हुआ और ये M1 मेथड हुआ। समझ आया बात, लिखिए। आप क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, इसको लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि एक वृत्त खींचिए। क्या खींचे, एक वृत्त खींचिए और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरा छेदक रेखा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कहता है कि एक वृत्त खींचिए। हम क्या किए, क्वेश्चन के अनुसार एक वृत्त खींच लिए। अब कहता है उसमें एक रेखा दे दीजिए, अपना मन से कहीं देना है। मान लीजिए हम यहाँ पर रेखा देते हैं, यहाँ पर रेखा दे दिए, इस तरह से ये रेखा दे दी। ये रेखा का मान ए बी है, ये रेखा मान लीजिए भी है। ये कहता है एक वृत्त खींचिए, उसमें केंद्र वो है और एक रेखा ए बी दिया गया। ये कैसा रेखा है, ए बी कैसा रेखा है, यहाँ लिख देते हैं। ए बी कैसा है, दिया गया रेखा है। क्या है, दिया गया रेखा है। क्या है, दिया गया रेखा ए बी है। ठीक है, अब कहता है इसके समांतर 2 गो रेखा खींचना है, जिसमें से एक रेखा स्पर्श होना चाहिए और दूसरा रेखा छेदक होना चाहिए। इसके समांतर यहाँ पर खींच देते हैं। देखिए ये रेखा का नाम पी क्यू लिख दिया। बिंदु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए टी, इस पर क्या कर रहा है, इसके समांतर एक रेखा के क्या खींच लिए, पी क्यू एक रेखा खींचे। ये रेखा कैसा है, छेदक रेखा है। अब कहता है इसी समांतर एक और रेखा खींचे जो स्पर्श रेखा है। यहाँ पर स्पर्श कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये रेखा मान लीजिए क्या है, सब सी डी और ई पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये हुआ स्पर्श रेखा। देखिए पी क्यू कौन रेखा हुआ, पी क्यू हुआ छेदक रेखा। कौन रेखा, छेदक रेखा हो गया। और यहाँ सी डी कौन रेखा हो गया, स्पर्श रेखा। यही खींचने का है, स्पर्श रेखा। ठीक है, यही खींचने का था। इस सवाल का उत्तर यही हुआ। ठीक है, मतलब एक दिया गया रेखा है वृत्त में, इसके समांतर 2 ऐसा रेखा खींचना है जो एगो छेदक रेखा हो, एगो स्पर्श रेखा। इस सवाल का उत्तर यही है। ठीक है, 4 नंबर का यही हुआ। तो आज के वीडियो में हम पढ़े चैप्टर 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.1 टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें जितना बेसिक है वो टोटल चीज पढ़े, जितना परिभाषा टोटल चीज पढ़ लिए। ठीक है, अगर टोटल आप वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो समझ में आ जाएगा तो वीडियो क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज यहीं तक। कल हम एक्सरसाइज 10.2 में मिलते हैं।